ये एक खासा बड़ा कमरा था। इस कमरे में एंथोनी अपने दो साथियों समेत मौजूद था। कमरे में एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मेज़ पर रखी हुई थी, जिसके सामने कुर्सी पर एंथोनी और उसके दो साथी मौजूद थे। मशीन के दरमियान में दो स्क्रीनें, जिनमें एक बड़ी और एक छोटी थी। बड़ी स्क्रीन पर इमरान के कमरे का मंजर नज़र आ रहा था, जिसमें इमरान कमरे में अकेला बैठा हुआ नज़र आ रहा था। ये कमरा जिसमें एंथोनी अपने साथियों समेत मौजूद था, इस होटल से कुछ फासले पर मौजूद एक छोटी सी रिहाइश गाह का था, जिसे एंथोनी ने ख़ास तौर पर हायर किया हुआ था। एंथोनी इमरान से मिलने के बाद सीधा इस कमरे में आया। उस वक्त इमरान किसी राफ्ट से बातें करने में मसरूफ़ था और उसकी गुफ्तगू इस मशीन से ना सिर्फ नशर हो रही थी, बल्कि बाकायदा टेप भी हो रही थी। बॉस, ये राफ्ट कौन है? एंथोनी के एक साथी ने एंथोनी से मुखातिब होकर कहा। यहाँ का मशहूर आदमी है, इंतहाई बाअसर और मुखबरी का ऊंचे पैमाने पर धंधा करता है। तुम्हारी तरह ये भी एक्रेमियन है, लेकिन तवील अरसे से यहाँ सेट है। मैंने पहले ही इस बात का बंदोबस्त कर रखा है। मुझे मालूम था कि इमरान इस अंदाज में मालूमात हासिल करता है, एंथोनी ने जवाब दिया। लेकिन हमें उससे क्या फ़ायदा होगा बॉस? पहले आदमी ने पूछा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इमरान आखिर इस होटल में अपने साथियों के साथ क्यों रुका हुआ है। उसका मिशन डार्क हार्ट के ख़िलाफ़ है, तो उसे इससे इस तरह जहरी हालत में नहीं रहना चाहिए था। ये जिस तरह से ख़ुद को जहरी हालत में दिखा रहा है, इस पर मुझे शक है कि ये ज़रूर कोई खेल खेल रहा है। इसका खेल क्या है, उसका पता लगाने के लिए मैं उसे ढील दे रहा हूँ, वरना मैं उसे उसके साथियों समेत फ़ौरन हलाक कर देता। एंथोनी ने जवाब दिया और उसके साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे वो चौंक पड़े जब उन्होंने इमरान के कमरे में एक औरत और 3 मर्दों को दाखिल होते देखा। उनमें 2 मर्द तो वही थे जिनका तारुफ इमरान ने सफदर सईद और कैप्टन शकील कहकर कराया था, जबकि औरत और एक मर्द नए थे। ये यकीनन पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के अरकान हैं, एंथोनी ने होंठ चबाते हुए कहा। तो उसके साथी चौंकर इस तरह गौर से उन्हें देखने लगे जैसे वो किसी गैर इंसानी मखलूक को देख रहे हों। और फिर उनके दरमियान एंथोनी के बारे में गुफ्तगू होने लगी और एंथोनी ये गुफ्तगू सुनकर मुस्कुराता रहा। फिर फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसके साथ ही उसने फ़ोन पीस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज़ कमरे में वाज़ह तौर पर सुनाई देने लगी। और फिर राफ्ट ने इमरान को जो कुछ बताया वो सुनकर एंथोनी के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट सी दौड़ने लगी, जबकि उसके साथियों के चेहरों पर हैरत थी, लेकिन वो खामोश बैठे गुफ्तगू सुनते रहे। जब गुफ्तगू ख़त्म हुई तो इमरान ने जिस अंदाज में अपने साथियों की ड्यूटियां लगाना शुरू कर दी, उसे देखकर एंथोनी बेख्तियार हंस पड़ा। लेकिन चंद लम्हों बाद जब उसकी साथी लड़की ने अकबी खिड़की में से तार की निशानदेही की तो एंथोनी बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, ये काम गलत हो गया है, एंथोनी ने होंठ चबाते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद मशीन अचानक एक चमाके से बंद हो गई तो एंथोनी ने एक तवील सांस लिया। वेरी सैड, सारी प्लानिंग ख़त्म हो गई है, उन्हें रिसीविंग लाइन का इल्म हो गया है। रियली वेरी सैड, एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। आप उसके कमरे में स्पेशल TR लगा आते बॉस, एंथोनी के एक साथी ने कहा। वो उसे चेक कर लेता। अब देखो, रिसीवर छत पर था, फिर भी उसने चेक कर लिया। कमरे में मौजूद बटन को वो कैसे चेक न करता, एंथोनी ने जवाब दिया। फिर अब क्या प्रोग्राम है बॉस, एंथोनी के दूसरे साथी ने कहा। ये तो मेरे तसव्वुर में भी न था कि इमरान छत पर लगे हुए रिसीवर को भी चेक कर लेगा। वैसे अभी एक स्कोप मौजूद है। इमरान इस रिसीवर को सिर्फ वॉइस चेकर समझेगा, इसलिए हो सकता है कि वो उसे दोबारा ज्वाइन करवा दे, एंथोनी ने कहा। दोबारा? क्यों? ऐसा क्यों करेगा वो, एंथोनी के साथी ने कहा। वो ऐसा ही आदमी है, वो दूसरों को इसी तरह डाज देता है, एंथोनी ने जवाब दिया। और फिर थोड़ी देर बाद जब वाकई मशीन एक बार फिर चमाके से चल पड़ी
तो एंथोनी के साथी बेख्तियार चौंक पड़े, लेकिन एंथोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट सी फैलती चली गई। फिर इमरान ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके बाद इमरान और उसके साथियों के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई। एंथोनी थोड़ी देर तक ये गुफ्तगू सुनता रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए तो स्क्रीन पर एक्रेमिया के दारुल हुकूमत का नक्शा उभर आया और फिर एंथोनी ने एक बटन दबा दिया तो इस नक्शे के दरमियान में एक जगह सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा। एंथोनी आगे की तरफ झुक गया। ओह ओह, तो मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। ये इमरान और उसके साथी जानबूझकर यहाँ मौजूद हैं ताकि डार्क हार्ट और हम जैसे ग्रुप आसानी से उन पर नज़र रख सकें, जबकि असल काम उनका सेकंड ग्रुप कर जाए। सैड, रियली वेरी सैड। इमरान ने वाकई हमें ज़बरदस्त डांच देने की कोशिश की है, एंथोनी ने होंठ चबाते हुए कहा। यस बॉस, अब समझ में आ रहा है कि इमरान और उसके साथी इस तरह एक आम से होटल में क्यों मौजूद हैं कि उन्हें जब चाहे कोई भी ट्रेस कर सकता है और उनकी मसरूफियात चेक कर सकता है। ये यहाँ रुककर एजेंसियों को डांच देते रहें जबकि उनका दूसरा ग्रुप डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर तक पहुँच जाए और वहाँ से एंटी मिसाइल फार्मूला हासिल करके ले जाए और फिर इमरान और उसके साथी यहाँ माज सैर व तफरी करके वापस लौट जाएं। एंथोनी के एक साथी ने कहा। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बहरहाल इमरान ने जहाँ कॉल किया है मुझे उसका पता चल गया है, एंथोनी ने कहा। ग्रोम रिवर के करीब क्रोग हाउस ऑन है तो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप उस ओल्ड फोर्ट में मौजूद है जिसका लीडर ग्रीन स्नैक है। एंथोनी ने नक्शे पर उस जगह के नाम को पढ़ते हुए कहा, जहाँ सुर्ख रंग का नुक्ता जल बुझ रहा था। फिर उसने मशीन ऑफ की और हाथ बढ़ाकर साइड तिपाई पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठा दिया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस क्रोग क्लब। रब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लॉर्ड ब्लैक बोल रहा हूँ, एंथोनी ने बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। रिचर्डसन से कहो कि मुझसे बात करे, एंथोनी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो एंथोनी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। लॉर्ड ब्लैक बोल रहा हूँ, एंथोनी ने उसी तरह बदले हुए लहजे में कहा। उसका लहजा और ज़बान भी मकामी ही थी। रिचर्डसन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। रिचर्डसन, ग्रोम रिवर के किनारे ग्रोक हाउस को कवर करो। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मेरे वहाँ पहुँचने तक वहाँ से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, एंथोनी ने कहा। आप उसी वक्त वहाँ पहुँच रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, एंथोनी ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। गैरी, तुम मेरे साथ आओगे और आस्कर तुम यहीं रुकोगे। अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। फिर तुम सब कुछ समेट लेना, मैं खुद वापस आ जाऊंगा, एंथोनी ने कहा। यस बॉस, आस्कर ने कहा। थोड़ी देर के लिए साइड रूम में आ जाओ ताकि मैं अपना और तुम्हारा मेकअप भी कर दूं, एंथोनी ने अपने साथी से कहा, जिसे उसने गैरी कहकर पुकारा था, और एंथोनी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे तेजी से कोर्सन की मारूफ सड़क पर आगे बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर गैरी था, लेकिन उस वक्त वो मकामी मेकअप में था। उसके जिस्म पर सुर्ख रंग की एक मखसूस यूनिफॉर्म थी, जबकि अकवी सीट पर एंथोनी था। वो भी मकामी मेकअप में था और उसके जिस्म पर भी सुर्ख रंग की एक मखसूस साख्त की यूनिफॉर्म थी। अलबत्ता उसने सर पर सुर्ख रंग की पी कैप रखी हुई थी जिस पर जर्द रंग की पट्टी लगी हुई थी। ये एक्रेमिया की स्पेशल फोर्स की यूनिफॉर्म थी जो यहाँ इंतहाई बाइख्तियार समझी जाती थी और ये बराह रास्त सदर के तहत काम करती थी। कैप पर एक जर्द पट्टी का मतलब था कि एंथोनी स्पेशल फोर्स में कैप्टन के ओहदे पर फायज है और ये ओहदा इस कदर बाइख्तियार था कि सिवाय हुकूमत के आला तरीन चंद गिने चुने अफसरों के बाकी सब अफसरान उसके मातहत हो जाते थे और उससे तावन उनकी ड्यूटी बन जाती थी।
कैप्टन लॉर्ड ब्लैक वाकई स्पेशल फोर्स का कैप्टन था, लेकिन उस वक्त उसकी लाश के टुकड़े किसी गटर में बह रहे होंगे, इसलिए एंथोनी पूरी तरह मुतमईन था। कार पर स्पेशल फोर्स का मखसूस निशान मौजूद था और एंथोनी की जीप पर कैप्टन लॉर्ड ब्लैक का खसूसी सरकारी निशान भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद कार मारूफ सड़क से गुजरकर नेवाह में जाती हुई एक और सड़क पर मुड़ गई और गैरी ने उसकी स्पीड तेज़ कर दी। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो दरिया पर पहुंच गए। दरिया पर पुल मौजूद था। जैसे ही कार वहां पहुंची, एक तरफ सफ़ेद रंग की कार से एक मकामी आदमी निकलकर सड़क की तरफ आया और उसने मुट्ठी बनाकर हवा में लहराई और फिर सीधा खड़ा हो गया। गैरी ने कार उस आदमी के करीब जाकर रोकी तो वो आदमी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। क्या रिपोर्ट है? एंथोनी ने सख्त लहजे में पूछा। बास क्रोग हाउस क्लब है और दारुल हुकूमत का आला तबका उसके मुस्तकिल मेंबर्स हैं। उसका मैनेजर स्टालिन है, वो इस वक्त भी क्लब में मौजूद है। फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने मुड़कर जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज़ टेप की है तुमने? एंथोनी ने पूछा। यस बॉस, फ्रंट सीट पर बैठने वाले ने जवाब देते हुए कहा। मुझे सुनवाओ, एंथोनी ने कहा तो उस आदमी ने जेब से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, स्टालिन कॉलिंग, एक मकामी आवाज़ सुनाई दी। यस, डोलफ बोल रहा हूँ, एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी। आज काम हो जाना चाहिए, फंक्शन है क्लब में, स्टालिन ने कहा। यस सर, काम हो जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई। ठीक है, यही स्टालिन ही ग्रीन स्नैक है और यही हमारा मतलूबा आदमी है, एंथोनी ने कहा तो वो आदमी सर हिलाता हुआ कार से उतरा और गैरी ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। जंगल के अकब की तरफ एक चौड़ी सड़क मौजूद थी। कारें उस सड़क पर दौड़ती रहीं और फिर थोड़ी देर बाद इमारतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक 4 मंजिला वसी इमारत पर क्लब का जहाजी साइज का नेवन साइन दूर से ही नजर आ रहा था। आगे जाने वाली सफ़ेद रंग की कार उस क्लब के गेट के सामने पहुंचकर ज़रा सी आहिस्ता हुई और फिर आगे बढ़ गई, जबकि गैरी ने कार उस इमारत के खुले फाटक में मोड़ दी और फिर पार्किंग में जाने की बजाय उसने क्लब के मेन गेट के सामने कार रोकी तो एंथोनी अकबी दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। बरामदे में मौजूद 2 मुसल्लह मकामी आदमियों ने आगे बढ़कर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एंथोनी को सलाम किया। मैनेजर अपने ऑफिस में मौजूद है, एंथोनी ने मकामी लहजे में उनसे कहा। उसने सलाम का जवाब सिर्फ आहिस्ता से सर हिलाकर दिया था। यस सर। क्या उन्हें इत्तला दी जाए? एक दरबान ने कहा। हाँ, एंथोनी ने जवाब दिया तो वो दरबान तेज़ी से अंदरूनी तरफ को बढ़ गया। उसी लम्हे गैरी कार पार्किंग में पार्क करके वापस बरामदे में आ गया था और फिर वो दोनों क्लब में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वो मैनेजर के ऑफिस के दरवाजे के करीब पहुंच गए। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और दरमियाने कद और कदरे फरबा जिस्म का मकामी आदमी, जिसके जिस्म पर सफ़ेद रंग का सूट था, बुखलाए हुए अंदाज में बाहर आ गया और फिर उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में एंथोनी को सलाम किया। आए जनाब, खुश आमदीद, मैनेजर ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा और एंथोनी ने इस बात में सर हिला दिया। वो मैनेजर की कैफियत को समझता था, क्योंकि स्पेशल फोर्स के कैप्टन लॉर्ड ब्लैक का इस तरह अचानक क्लब में आना ज़ाहिर है मैनेजर के लिए इंतहाई धमाका खेज बात थी, वरना कैप्टन लॉर्ड ब्लैक बड़े से बड़े अफीसर को अपने दफ्तर में कॉल करने का आदी था। और फिर एंथोनी उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। उसके पीछे मैनेजर और उसके पीछे गैरी अंदर दाखिल हुआ। तशरीफ़ रखें जनाब, फरमाइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैनेजर ने कहा। तुम्हारी रिहाइशगाह क्लब के अंदर ही है? एंथोनी ने ऑफिस को सर घुमाकर देखते हुए कहा। यस सर, मैनेजर ने जवाब दिया। तो फिर वहीं चलो, मैंने तुमसे कुछ ज़ाती मामलात डिस्कस करने हैं, एंथोनी ने कहा। ज़ाती मामलात? मगर? मैनेजर ने हैरान होकर कहा। जो कह रहा हूँ वो करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है।
और उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, एंथोनी ने कहा। यस सर, आए मैनेजर ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाहिर है एंथोनी और गैरी उसके पीछे ऑफिस से बाहर आ गए और फिर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो इमारत के अकबी हिस्से में आ गए, जहां एक तरफ मुड़कर एक छोटी सी रिहाइशगाह बनी हुई थी, जिसके गेट पर एक मुसल्लह दरबान मौजूद था। उसने मैनेजर और इन दोनों को आते देखकर बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर फाटक खोल दिया। मैनेजर खामोशी से चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और फिर बरामदा क्रॉस करके वो सब एक ड्राइंग रूम में आ गए। तशरीफ़ रखिए, मैनेजर ने कहा और एक तरफ रखे हुए शराब के रैक की तरफ बढ़ने लगा। बैठो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि शराब पी सकें, एंथोनी ने कहा। तो मैनेजर खामोशी से मुड़ा और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारी बीवी अंदर होगी, उसे बुला लो, एंथोनी ने कहा। वो ड्यूटी पर है, एक कारपोरेशन में वो सेल्स मैनेजर है, शाम को वापस आएगी, मैनेजर स्टालन ने जवाब दिया। ओके, अब बताओ कि पाक एशिया सिगरेट सर्विस का ग्रीन स्नैक्स ग्रुप कहाँ छुपा हुआ है, एंथोनी ने कहा। तो मैनेजर बेख्तियार चौंक पड़ा। पाक एशिया सिगरेट सर्विस, ग्रीन स्नैक्स ग्रुप, क्या मतलब? मेरा उनसे क्या ताल्लुक सर, मैनेजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किसके सामने मौजूद हो? मैं तुम्हें ऑफिस की बजाय यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम खुलकर बात कर सको। तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ हैं, एंथोनी ने सर्द लहजे में कहा। मैं एक छोटे से क्लब का मैनेजर हूँ, मेरा पाक एशिया सिगरेट सर्विस से क्या ताल्लुक हो सकता है, मैनेजर स्टालन ने जवाब दिया। तुमने एक ट्रांसमीटर कॉल अटेंड की है जो प्रिंस ऑफ डंप की तरफ से थी और तुमने बतौर 22 ये कॉल अटेंड की है। इस कॉल में जो कुछ कहा गया है वो हमने सुन लिया है। तुम समझते हो कि स्पेशल फोर्स को इस सिलसिले में किसी चीज़ का इल्म नहीं है, हालांकि मैं जानता हूं कि प्रिंस ऑफ डंप पाक एशियाई एजेंट अली इमरान का कोड नाम है, एंथोनी ने कहा। आपको शायद गलतफहमी हुई है जनाब, ना ही मैंने इस किस्म की कोई कॉल अटेंड की है और ना ही किसी प्रिंस ऑफ डंप को जानता हूं, मैनेजर स्टालन ने जवाब देते हुए कहा। देखो स्टालन, तुम जानते हो कि इस इनकार का क्या मतलब हो सकता है, जबकि ये काम सरकारी है, मेरा ज़ाती नहीं है, एंथोनी ने कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं जनाब, आपको जिसने भी इतलात दी है वो गलत दी है, स्टालन ने कहा। ये कॉल मेरे पास टेप शुदा है और तुम्हारी मखसूस आवाज़ भी फौरी तौर पर पहचानी जा सकती है, एंथोनी ने इस बार इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। किसी ने मेरी आवाज़ की नकल की होगी जनाब, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, स्टालन ने कहा। ओके, फिर तुम्हें ऑफिस बुलाना ही पड़ गया, एंथोनी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही गैरी भी उठ खड़ा हुआ। आप मुझ पर यकीन करें जनाब, स्टालन ने कहा। ओके, मैं मज़ीद इंक्वायरी कर लूँगा, फिर बात होगी, एंथोनी ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ पढ़ने ही लगा था कि यकलख्त उसका बाजू घूमा और मैनेजर स्टालन चीखता हुआ उछलकर फर्श पर जा गिरा। उसकी चीख से कमरा गूंज उठा था। नीचे गिरते ही उसने उठने की कोशिश की तो गैरी ने लात घुमाई और कनपट्टी पर पड़ने वाली दूसरी ज़रब ने स्टालन को साकित कर दिया। इसे कुर्सी से बांध दो गैरी और मुझे खंजर दो, एंथोनी ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तो गैरी ने झुककर स्टालन को उठाया और सोफे पर लिटा दिया। फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके पास रस्सी का गुच्छा मौजूद था। उसने बड़े माहिराना अंदाज में स्टालन को सोफे की कुर्सी से बांध दिया और फिर जेब से एक तेज़धार खंजर निकालकर उसने एंथोनी की तरफ बढ़ा दिया। बाहर गेट पर मौजूद दरबान को अंदर बुलाकर बेहोश कर दो और फिर बाहर ही रुकना ताकि अचानक कोई ना आ जाए, एंथोनी ने गैरी के हाथ से खंजर लेते हुए कहा और गैरी खामोशी से कमरे से बाहर चला गया। एंथोनी ने खंजर साइड तिपाई पर रखा और फिर पूरी कुव्वत से उसने मैनेजर स्टालन के गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए।
चौथे जोरदार थप्पड़ पर स्टालिन चीखता हुआ होश में आ गया और उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। जबकि सामने बैठे हुए अंथोनी ने साइड तिपाई पर रखा हुआ खंजर उठा लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ कि मुझे ग्रीन स्नैक्स ग्रुप के बारे में बता दो, वरना, अंथोनी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मम मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं, आप ज्यादती कर रहे हैं, स्टालिन ने कहा। तो अंथोनी का हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे स्टालिन के हलक से एक खौफनाक चीख निकली। अंथोनी ने खंजर की नोक से उसकी एक आंख बाहर उछाल दी थी और स्टालिन की गर्दन एक तरफ को टलक गई। अंथोनी ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में खंजर को वापस तिपाई पर रखा और एक हाथ से स्टालिन के सर के बाल पकड़कर उसका सर सीधा किया और दूसरे हाथ से पहले की तरह उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इस बार तीसरे थप्पड़ पर स्टालिन को होश आ गया, लेकिन वो मुसलसल चीख रहा था। अंथोनी ने बगैर कुछ कहे उसके बाल छोड़े और फिर तिपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठा लिया। अब तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे, इसलिए आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो ताकि हमेशा के लिए तुम्हारे जहन में मेरा चेहरा महफूज हो जाए, अंथोनी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, स्टालिन ने यकलख्त चीखते हुए कहा। यही बात तुम पहले बता देते तो तुम्हारी आंख तो ज़ाया ना होती, अंथोनी ने खंजर वापस तिपाई पर रखते हुए कहा। मैं, स्टालिन ने हज़यानी लहजे में कहा। उनसे तुम कैसे रब्ता करते हो, फ़ोन पर या ट्रांसमीटर पर, अंथोनी ने कहा। ट्रांसमीटर पर, स्टालिन ने कहा। ओके, पहले ट्रांसमीटर पर बात करो और कन्फर्म कराओ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, अंथोनी ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब में से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी बताओ, अंथोनी ने कहा। तो स्टालिन ने फ्रीक्वेंसी बता दी। अंथोनी ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की। क्या कोई कोड भी है, अंथोनी ने पूछा। नहीं, कोई कोड नहीं है, स्टालिन ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अंथोनी ने कहा और ट्रांसमीटर वापस जेब में रखकर उसने खंजर उठाया और फिर उससे पहले कि स्टालिन कुछ समझता, अंथोनी का खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आया और खंजर ठीक स्टालिन के सीने में दस्ते तक उतर गया। स्टालिन के हल्क से एक तेज़ चीख निकली और फिर उसकी गर्दन साइड पर टलक गई। उसका जिस्म ढीला पड़ गया। उसकी इकलौती आंख बेनूर हो गई। दिल में उतर जाने वाले खंजर ने उसे तड़पने की भी मोहलत ना दी थी। अंथोनी ने खंजर वापस खींचा और फिर उसके लिबास से साफ किया। फिर खंजर वापस तिपाई पर रखकर उसने जेब से वही ट्रांसमीटर निकाला और उसके नीचे के हिस्से पर मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही उसकी अकवी सिम्मत का हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुल गया। दूसरी तरफ क्रीमिया के दारुल हुकूमत का नक्शा मौजूद था, जिसकी बारीक बारीक लाइनें और उन पर तहरीरें चमक रही थीं। अंथोनी ने इस नक्शे के नीचे मौजूद एक बटन को प्रेस किया तो नक्शे के एक कोने में एक सुर्ख रंग का नुक्ता जलने बुझने लगा और अंथोनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने गौर से इस जगह को देखा। अल-गाडिया, तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ग्रीन स्नैक्स ग्रुप अल-गाडिया में छुपा हुआ है, अंथोनी ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर का वो हिस्सा सामने किया जिस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हुई थी। उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने वाली नाप के नीचे मौजूद एक डायल के नीचे मौजूद और नाप को घुमाना शुरू कर दिया। डायल पर मौजूद सुई ने नाप के घूमते ही तेज़ी से हरकत करनी शुरू कर दी। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो अंथोनी ने हाथ उठा लिया और ट्रांसमीटर को पलट दिया। अब अकबी हिस्सा पर, जिस पर दारुल हुकूमत का नक्शा नज़र आ रहा था, साफ हो चुका था। चंद लम्हों बाद हल्की सी कटक की आवाज़ के साथ ही वहाँ एक और नक्शा ऊपर आया। अंथोनी ने नक्शे के नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो उस नक्शे के दाएं तरफ तकरीबन दरमियान में सुर्ख रंग का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा और अंथोनी गौर से वहाँ लिखी हुई तहरीर को पढ़ने लगा। रेड पैलेस, अंथोनी ने गौर से तहरीर पढ़ते हुए कहा और फिर उसने 2-3 बार उसे पढ़ा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने बटन ऑफ किया
और फिर वो हिस्सा बंद करके उसने ट्रांसमीटर को जेब में रखा और दूसरी जेब से एक और छोटा सा फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, लॉर्ड ब्लैक कॉलिंग ओवर, एंथोनी ने लहजा बदल कर कहा। यस रिचर्डसन अटेंडिंग यू ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी। रिचर्डसन, हमारा टारगेट अल्गाडिया में रेड पैलेस में मौजूद है। अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचो और रेड पैलेस को मिसाइलों से हिट करके फिर मुझे रिपोर्ट दो, ओवर, एंथोनी ने कहा। अल्गाडिया के रेड पैलेस में, ओवर, रिचर्डसन ने अल्फाज को दोहराते हुए कहा। हाँ ओवर, एंथोनी ने जवाब दिया। यस बॉस, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो एंथोनी ने ट्रांसमीटर ऑफ करके उसे जेब में रखा और फिर साइड तिपाई पर पड़ा हुआ खंजर उठाकर वो कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तसव्वुरात नुमायां थे क्योंकि वो अपने मिशन में तकरीबन कामयाब हो चुका था। उसने पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप को, जिसका कोड ग्रीन स्नैक्स था, न सिर्फ ट्रेस कर लिया था बल्कि उसे 100% यकीन था कि ग्रीन स्नैक्स उस रेड पैलेस में ही मौजूद होंगे। इसलिए उसने पड़ताल के चक्कर में पकड़ने की ज़रूरत ही ना समझी थी और रिचर्डसन को क्रास रेड पैलेस को ही तबाह करने का हुक्म दे दिया था ताकि ये ग्रुप ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो इमरान और उसके दूसरे साथियों से आसानी से निपट सकता था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।